हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टॉप 10 मार्शल आर्ट डिसाइपल की रैंकिंग के लिए वहां पर मौजूद जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सारे ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वहां राइटियस पाथ और इविल पाथ के लोग भी शामिल थे। मगर अचानक से वहां पर कॉप्स ड्राइविंग सेक्ट का एक मेंबर भी आ जाता है और वो अपने साथ एक एंजल कॉप्स बॉडी को लेकर आता है। जब वो उन लोगों को मारना शुरू करता है तो वो लोग उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो एंजल इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो एक एक को बहुत ही आसानी से निपटा रहा होता है। जब वो योंगफाई को मारने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो योंगफाई उसके लिए पहले से ही तैयार होता है और उसके ऊपर हेवन डिस्ट्रॉइंग गोल्डन हैंड टेक्निक को यूज कर देता है, जिसकी वजह से वो कॉप्स एंजल उस अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो दोनों ही बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। मगर उसके बावजूद भी वो लड़का हार मानने को तैयार नहीं था, जिसके बाद मजबूरन फिर योंगफाई को उसका एक पैर काटना पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बंदा दोबारा से उस कॉप्स बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता और योंगफाई अपनी स्वॉर्ड के साथ उस कॉप्स को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। मगर हमने देखा था कि कॉप्स ड्राइविंग सेक्ट का वहां पर एक मास्टर भी आ गया था और वो अपने बेटे को लेकर वहां से चला गया था। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि योंगफाई दोबारा से उसी ओल्ड मास्टर के पास आता है और उससे कह रहा होता है कि मैं कॉप्स ड्राइविंग सेक्ट की ओपनिंग सेरेमनी में जाना चाहता हूं, जिस पर वो मास्टर उसे कहता है कि आखिर तुम्हें वहां जाने की क्या जरूरत है। तो फिर योंगफाई कहता है कि मुझे असल में पूरी दुनिया को ट्रैवल करना है और मैं वेस्टर्न कॉन्टिनेंट्स को भी विजिट करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं अब से ही शुरुआत कर रहा हूँ और मेरा अगला टारगेट फैंगडू माउंटेन है। तो ओल्ड मैन कहता है कि क्या तुम वाकई में सिर्फ एक टूर करना चाहते हो? मैंने कल वाली लड़ाई देखी है, तुम्हें समझ पाना सच में बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मगर तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। हर एक के अपने सीक्रेट्स होते हैं, इसी तरह तुम्हारा भी एक सीक्रेट है और अगर तुम जाना ही चाहते हो तो तुम जा सकते हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूंगा, मगर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि अगर तुम कॉप्स ड्राइविंग सेक्ट जा रहे हो तो फिर वहां मौजूद 3 एंशिएंट कॉप्स से बचकर रहना। मुझे पूरा यकीन है कि वो 3 कॉप्स बॉडीज अभी भी मौजूद होंगी। ये सुनकर योंगफाई हैरान हो जाता है कि एंशिएंट कॉप्स बॉडीज वो अभी भी मौजूद है। तो ओल्ड मैन बताता है कि हाँ, उन एंशिएंट कॉप्स बॉडीज ने एक मर्तबा हेवन गॉड्स तक को मार डाला था। उन कॉप्स को कॉप्स किंग कहा जाता है और अब तो हजारों साल गुजर चुके हैं। मुझे लगता है कि शायद अब उन कॉप्स बॉडीज ने अपनी स्पिरिचुअलिटी को अचीव कर लिया होगा। ये बात योंगफाई को चौंका देती है। वो कहता है कि क्या मतलब है, क्या वो लोग मरे नहीं हैं? आखिर हजारों साल के बाद कोई मरा हुआ शख्स स्पिरिचुअल एनर्जी कैसे अचीव कर लेगा? तो ओल्ड मैन कहता है कि ये मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ है, जिनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हम इनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। मगर इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसके जरिए किसी मरे हुए शख्स को जिंदा किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे जीनियस लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि सोल्स के सीक्रेट को जानते हैं। हमें हमेशा पता नहीं चल पाता कि हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं ये हमारी फर्स्ट लाइफ है या फिर हमारी सेकंड लाइफ है। हम लोगों को बस हमेशा सीक्रेट्स की तलाश रहती है जिसके जरिए हमें पता चल सके कि आखिर चल क्या रहा है। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि जब हमें जिंदगी की सच्चाई पता चल जाती है तो हमें फिर उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। मगर ये सब कुछ छोड़ो, मैं लास्ट बैटल की वजह से काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। क्यों ना तुम मेरे साथ थोड़ा सा डिवाइन ब्लड शेयर करो ताकि मैं जल्द से जल्द हील हो सकूं। ये सुनकर योंगफाई कहता है कि ये ओल्ड मैन तो सच में पागल है, इसे अपने नुकसान की कोई परवाह नहीं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बाहर 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक मास्टर बता रहा होता है कि सिंगू माउंटेन के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। उनकी ओपनिंग सेरेमनी में बहुत कुछ दिखाया जा सकता है। मुझे लगता है कि शायद वहां पर हेवी इन एनर्जी होगी। वो अपने साथ मौजूद उस यंग लड़के को कह रहा होता है कि तुम वहां जाना चाहते हो तो चले जाओ, मगर संभल कर रहना, क्योंकि वो लोग कॉप्स बॉडीज को कंट्रोल करते हैं। इसलिए फैंगडू माउंटेन बहुत ही खतरनाक जगह है। उन लोगों ने फैंगडू माउंटेन को ही क्यों चुना है? क्योंकि डोंगचू किंगडम के ईस्ट और वेस्ट के बीच में जो सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है वो फैंगडू माउंटेन ही है, क्योंकि वहां पर न जाने कितने लोग एंशिएंट टाइम से दफन हैं। मगर योंगफाई उन लोगों को इग्नोर करके जैसे ही वहां से जाने लगता है और दरवाजा खोल रहा होता है तो उसे कुछ फील होता है, जिस पर वो कहता है कि तो वो लड़की फिर से आ गई। जैसे ही वो अंदर झांकता है तो अंदर उस लड़के का भाई बैठा हुआ होता है और वो योंगफाई को देखते ही कहता है कि ब्रदर, तो हम लोग फिर से मिल रहे हैं। तो योंगफाई उसे कहता है कि अरे ये तो तुम हो, मुझे लगा कोई चोर है। ये सुनते ही वो लड़का भी थोड़ा सा हिल जाता है, मगर बाद में हंसते हुए योंगफाई की बात को इग्नोर कर देता है। मगर योंगफाई उसे आड़े हाथों लेते हुए कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो कहीं और जाकर अपनी नाइट स्पेंड करनी चाहिए थी। कहीं तुम मेरे साथ तो नाइट स्पेंड नहीं करने वाले? ये सुनते ही वो लड़का कहता है कि ब्रदर, तुम तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो मुंह में आता है बोल देते हो। मैं सिस्टर नैंगोंग का ब्रदर गोंगजन हूँ। मैं भी अपनी सिस्टर की तरह थोड़ा बहुत मीठा हूँ, मगर मैं अपनी सिस्टर की तरह नहीं। मेरे अपने कुछ रूल्स हैं
और वैसे भी मैंने आज तक किसी भी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाया है। क्या तुम मेरी इस बात पर यकीन कर पाओगे? मगर यॉनफाई दिल ही दिल में कह रहा होता है कि मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं इसे यहीं पे कच्चा चबा जाऊं और इसे मार मार कर इसकी ऐसी हालत कर दूं कि लोग समझे कि शायद ये कोई 900 साल पुराना ओल्ड मैन है। और यहाँ पर गोंगजन उससे कहता है कि ब्रदर, तुम तो जानते हो ना कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मैं तुमसे उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़के के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो यॉनफाई कहता है कि सीधी सीधी बात करो, क्या कहना चाहते हो? तो गोंगजन कहता है कि हमें बस मेंगलियार को पकड़ना है। उम्मीद है कि तुम भी उसे मारने में उतने ही इंटरेस्टेड होगे जितने कि हम लोग हैं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर उस रूम से निकलकर बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और वहां पर हम लोगों को वही लड़की नैंगोंग दिखाई देती है। वो बाहर बैठकर एक गिटार बजा रही होती है और यॉनफाई जब वो उसकी तरफ आ रहा होता है तो वो लड़की फिर से अपनी आईज के जरिए उसे वशीकरण करने की कोशिश करती है, मगर उसकी लव टेक्निक यॉनफाई पर बिल्कुल भी असर नहीं करती। जिसके बाद यॉनफाई कहता है कि ये लड़की कभी भी बाज नहीं आएगी। ये मुझे फंसाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करती है। इसका हर एक अटैक मुझे कैप्चर करने के लिए ही होता है। इतना कहने के बाद गोंगजन वो वहीं पे ही रुक जाता है और यॉनफाई को आगे जाने के लिए कहता है। और यॉनफाई उस लड़के की तरफ देखते हुए कहता है कि ये दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। मगर वो लड़की कहती है कि ब्रदर, तुम आखिर इतने ज्यादा इनसेंसिटिव क्यों हो? तो यॉनफाई उससे कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करता और सीधा डायरेक्ट कहता है कि बताओ तुम लोग क्या करना चाहते हो? तो वो लड़की कहती है कि उम्मीद है मेरे भाई ने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। इस मर्तबा हम लोग मेंगलियार को मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने वाले हैं और उम्मीद है कि इस मर्तबा तुम्हें उस लड़की को मारने में जरा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यॉनफाई कहता है कि मुझे उस लड़की को मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर तुम लोग उसे मार देते हो तो मेरे लिए ये तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि मैं वैसे भी आगे चलकर उसके साथ एक लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ने वाला हूँ। अगर उसका पता आज ही साफ हो जाए तो मेरे लिए सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये बात नैंगोंग को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो यॉनफाई से कहती है कि क्या तुम वाकई में ऐसा चाहते हो? मगर जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की पास्ट लाइफ में तुम दोनों एक दूसरे के लवर हुआ करते थे। मैं नहीं जानती कि तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए हो, मगर क्योंकि तुम अब उसके दुश्मन हो तो इसका मतलब है कि तुम हमारे दोस्त हो। तो यॉनफाई कहता है कि उसकी और मेरी मोहब्बत बिल्कुल ऐसी ही है जैसे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। उसकी मोहब्बत भी बिल्कुल ऐसी ही है। ये सुनते ही वो लड़की कहती है कि तुम तो एक नंबर के पत्थर दिल इंसान हो। मैं तुम्हें सच में मोहब्बत करती हूँ और मैं तुम्हें अपना प्रिंस बनाना चाहती हूँ। मगर वहां पर खड़ा हुआ उसका भाई कहता है कि चलो अब मुद्दे की बात करो। तो वो लड़की कहती है कि हमें बस उस लड़की को ठिकाने लगाना है, मगर ये सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। उस लड़की ने पिनयांग सिटी में न जाने कितने ट्रैप्स बिछा रखे हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। हम लोग अपने उस नुकसान की भरपाई तो कर लेंगे, मगर उस लड़की को हमने हर हाल में अपने रास्ते से हटाना है। यहाँ पर यॉनफाई कह रहा होता है कि इस लड़की ने अभी अभी अपने नुकसान की बात की है, इसका मतलब है कि इन लोगों को काफी भारी नुकसान हुआ है। और फिर वो उस लड़की से कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर मैं तुम लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अब तक जो कुछ तुम लोगों ने कहा है उसका मेरे साथ कोई भी लेना देना नहीं है। मगर वो लोग फिर यॉनफाई को बताते हैं कि हम लोगों ने सब कुछ बिल्कुल रेडी कर दिया है, हमारे सारे लोग अपने काम पर लगे हुए हैं, हमें बस स्ट्रेंथ की जरूरत है, इसीलिए हमने तुम्हें इनवाइट किया है। तो यॉनफाई कहता है कि क्या तुम लोग मुझसे कोई हार्ड वर्क करवाने वाले हो? तो फिर नैंगोंग कहती है कि स्ट्रेंथ की जहां तक बात है तो हम लोग स्ट्रेंथ के मामले में किसी को हरा देंगे, मगर बदकिस्मती से उस लड़की के पास एक जेड लोटस प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसके जरिए वो कभी भी लड़ाई के बीचों बीच भाग सकती है। और तुम जानते हो कि हम लोग उड़ नहीं सकते और हम उसका पीछा भी नहीं कर सकते। हम तुम्हें इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जब वो लड़की हमारी रेंज से दूर निकल जाए या फिर वहां से भागने की कोशिश करे तो तुम उसे पकड़ने में हमारी मदद करो। ये कहते ही वो यॉनफाई की बॉडी को हाथ लगाने लगती है। तो यॉनफाई उसका हाथ दूर हटा देता है और कहता है कि अच्छा, तो तुम लोग मेरा फायदा सिर्फ अपने मतलब के लिए उठाना चाहते हो? तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों के लिए काम करूंगा? मगर वो लोग यॉनफाई को बताते हैं कि हम लोग उस लड़की को एक ऐसी जगह लेकर आएंगे जहां पर उसके पास भागने के लिए ज्यादा मौका नहीं होगा। तुम चाहो तो वहां कहीं भी छुपकर उस पर हमला कर सकते हो और चाहो तो तुम बाहर उसके सामने भी मत आना। वो लड़की बस हवा से भागने की कोशिश करेगी और हम चाहते हैं कि तुम उस वक्त अपनी हैंड टेक्निक को यूज करते हुए उसे पकड़ लेना। वो लड़की बस हमारी रेंज में रहनी चाहिए। जब वो हमारी रेंज में होगी तो बाकी काम हम लोग खुद कर लेंगे।
और फिर नैंगोंग उससे कहती है कि मैं जानती हूँ ये तुम्हें बिल्कुल बचकाना आइडिया लग रहा होगा, मगर हम लोगों ने हर एक चीज को पूरी देखभाल के साथ डिजाइन कर लिया है, सब कुछ बिल्कुल रेडी है। इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़े हैं और न जाने कितने एफर्ट लगाने के बाद जाकर ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। बस एक मर्तबा तुम हमारा साथ दे दो, उसके बाद हमारा प्लान बिल्कुल फुल प्रूफ बन जाएगा। तो योंगफाई कहता है कि तुम दोनों उसके दुश्मन हो तो फिर तुम दोनों उसे इनवाइट कैसे करोगे और वो तुम्हारे कहने पर क्यों आएगी? तो नानगोंग कहती है कि हम जानते हैं हम लोग उसे इनवाइट नहीं कर सकते, मगर उसकी अपनी सीनियर सिस्टर अगर उसे इनवाइट करेगी तो फिर मैंगलियार चलते हुए खुद आएगी। मेरे ब्रदर ने पहले ही उसे अपने जाल में फंसा लिया है। ये बात सुनते ही योंगफाई उस लड़के की तरफ देखता है तो गोंगजन कहता है कि ब्रदर ऐसा मत समझो, मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। मैं जानता हूँ कि वो लड़की टेंटाई से सेक्ट से बिलोंग करती है और उसके और मेरे बीच में जो भी रिलेशन है वो बिल्कुल प्योर है। मगर योंगफाई दिल ही दिल में कहता है कि ये लड़का एक नंबर का धोखेबाज है, इसका रिलेशन प्योर हो ही नहीं सकता। मगर यहाँ पर गोंगजन कह रहा होता है कि ब्रदर मैंने तो बस अपना करियर अभी अभी शुरू किया है और मैंने शुरू में ही टेंटाई सेट की एक डिसाइपल को अपने कंट्रोल में ले लिया है। तो योंगफाई कहता है कि तुम्हारी तो तारीफ करनी ही पड़ेगी कि तुमने टेंटाई सेट की लड़की फंसा ली, मगर तुम्हारा प्लान वो बिल्कुल स्मूथ है। मुझे लगता है कि ये काम कर जाएगा। और हाँ, जरा उस लड़की की स्ट्रेंथ को हल्के में मत लेना, वो लड़की स्ट्रेंथ के मामले में काफी ताकतवर है। ये सुनकर वो दोनों ही हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें मालूम है कि उस लड़की की बॉडी में सील लगी हुई है। तो योंगफाई कहता है कि अगर तुम लोगों ने पहले ही प्लान बना लिया है और तुम लोगों ने उसे इन्वाइट करने का भी सोच लिया है तो फिर मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर से वैसे भी मैंगलियार की बॉडी में सील लगी हुई है तो वो ज्यादा पावर को यूज भी नहीं कर सकती। और नानगोंग बताती है कि वो लड़की अपनी सील हटा भी नहीं सकती क्योंकि ऐसी क्रिटिकल मोमेंट में वो कभी भी अपनी सील को अनलॉक नहीं करेगी, खास तौर पर जब वो उदास होती है। और हम लोग इसी मौके का ही फायदा उठाएंगे। कल दोपहर में उस लड़की का शिकार किया जाएगा, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? ये कहने के साथ ही ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैंगलियार की सीनियर सिस्टर वो उसे पिंग यांग सिटी से काफी दूर ले आई थी, जिस पर मैंगलियार कहती है कि मुझे यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। मैंगलियार अपनी सिस्टर से कहती है कि ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर शान जिंग और बाकी लोग कहाँ पर है और उन लोगों ने हमें यहाँ पर इनवाइट क्यों किया है? तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम कुछ ज्यादा सोचने लगी हो। हम लोग जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। वो लोग चाहते थे कि हम लोग सीक्रेट जगह पर जाकर मिले ताकि किसी को भी हमारी सीक्रेट मीटिंग के बारे में कुछ पता न चले। अगर हम लोग किसी और को अपने साथ लेकर आ जाते तो हम लोग बहुत ही आसानी से एक्सपोज हो जाते। ये सुनकर वो लड़की उदास सी हो जाती है, जैसे कि उसे अपनी सीनियर सिस्टर के बारे में पता चल गया हो कि वो उससे झूठ बोल रही है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक दरख्त के ऊपर योंगफाई छुपकर बैठा हुआ होता है और वो जब उन लोगों को वहाँ पर आते हुए देखता है तो वो उस लड़की के बारे में कहता है कि आखिर टेंटाई सेक्ट क्या चीज है, यहाँ पर तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की है। मैंगलियार की सीनियर सिस्टर तो मैंगलियार से भी ज्यादा खूबसूरत निकल आई, पर मैंगलियार को क्या हुआ है, ये इतनी उदास क्यों लग रही है? इतने में हमें दिखाया जाता है कि नानगोंग वो फौरन से उन लोगों के सामने आ जाती है और मैंगलियार से कहती है कि मैं तुम लोगों का कब से यहाँ पर वेट कर रही हूँ। तो फिर मैंगलियार कहती है कि मुझे लगा ही था, मैं भी तुम्हारे साथ ही दो दो हाथ करना चाहती थी ताकि तुम्हारे साथ सारा हिसाब किताब चुकता कर दूं। तो नानगोंग कहती है कि उम्मीद है कि तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि हमने तुम्हारी ही सीनियर सिस्टर को तुम्हारे खिलाफ भड़काकर तुम्हें यूज किया है। तो मैंगलियार कहती है कि मैंने पहले ही इस चीज का अंदाजा लगा लिया था, मुझे लगा ही था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होगी। मगर वैंगलिन की सिस्टर कहती है कि अगर तुम्हें पता था तो फिर तुम भागी क्यों नहीं? तो मैंगलियार कहती है कि मैं बस तुम पर यकीन करना चाहती थी कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगी, ना ही हमारे टेंटाई सेक्ट के साथ गद्दारी करोगी। मैंने पहले ही सब कुछ सेंस कर लिया था, मगर उसके बावजूद भी मैंने ये रिस्क लिया था। मैं जानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो क्योंकि मास्टर ने यूनिट आई तुम्हें देने के बजाय मुझे दे दी है और मैं मास्टर का माइंड बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद वो फिर से उसे पास्ट की मेमोरीज याद दिलाती है और कहती है कि जब मैं सेक्ट में न्यू आई थी उस वक्त मैं बिल्कुल अकेली थी, मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उस वक्त तुम अकेली लड़की थी जो कि मेरा ख्याल रखती थी और तुम ही थी जो कि मुझे सब लोगों से बचाती भी थी। और जब मैं पानी में गिर गई थी तो उस वक्त तुमने ही मुझे वहां से बाहर निकाला था। मुझे तुमसे कोई भी कंप्लेन नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया है वो किसी वजह से ही किया होगा। मगर वैंगलिन कहती है कि जूनियर सिस्टर अब थोड़ा बड़ी हो जाओ, हमारा बचपन गुजर चुका है। भले ही तुमने रूथलेस वे को चुना है मगर तुम्हारे बिहेवियर से साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर रूथलेस नहीं है, तुम बाकी लोगों की तरह ही बिल्कुल इमोशनल हो। मगर मैंगलियार कहती है कि सिस्टर अगर तुम वाकई में एक पोजीशन लेना चाहती हो तो मैं तुम्हारी खातिर मास्टर से बात करूंगी ताकि वो तुम्हें एक हाईएस्ट रैंकिंग की पोजीशन दे दे। उन लोगों की बातें सुनते हुए योंगफाई हैरान होता है और वो कहता है कि यकीन नहीं आता कि इन लोगों ने रूथलेस वे को प्रैक्टिस किया है, यही वजह है कि इन लोगों की कल्टीवेशन इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों के अंदर इतना अफेक्शन क्यों दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सिस्टर वैंगलिन वो कह रही होती है कि मास्टर को कहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आज मैं खुद तुम्हें हराकर ये प्रूव करूंगी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये कहते ही वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेती है और इतने में गोंगजन वो वहां पर आता है। वो कहता है कि ये लड़की दिखने में जितनी ज्यादा खूबसूरत है इसका गुस्सा उसे इतना ही खतरनाक बना देता है। और यहाँ पर मैंगलियार कहती है कि सिस्टर चाहे तुम मानो या ना मानो पर मैं तुम्हें आज यहाँ से लेकर ही जाऊंगी।
ये कहते ही वो फौरन से अपनी सिस्टर पर हमला कर देती है और जैसे उसे पुश करती है तो वैंगलिन वो नीचे गिरने वाली होती है, मगर उसकी अपनी सिस्टर वो उसे गिरने से बचाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर वैंगलिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो फौरन से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से पीछे हट जाती है, जिससे कि वो मैंगलियार का सहारा नहीं लेना चाहती। और वो मैंगलियार को कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ कि मुझे सहारा देने की कोई जरूरत नहीं, मैं यहाँ प्रूव करने आई हूँ कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये कहने के साथ ही वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर हमले पर हमला करना शुरू कर देते हैं। दोनों के स्वॉर्ड स्किल्स काफी लाजवाब होते हैं और क्योंकि दोनों ही एक ही सेक्ट से बिलोंग करती थी और एक ही तरह की स्वॉर्ड टेक्निक यूज करती थी, तो इसीलिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ पर योंगफाई कहता है कि अब पता चला कि नानगोंग वो इतनी कॉन्फिडेंट क्यों थी कि ये लड़की उसके खिलाफ जाएगी। इतने में गोंगजन वो अपने फैन का इस्तेमाल करता है और नानगोंग वो अपनी मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करती है और दोनों ही फिर एक साथ मिलकर मैंगलियार को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। अगर मैंगलियार वो न सिर्फ यहाँ पर अपनी सीनियर सिस्टर को रोक रही होती है, बल्कि वो उसे पीछे धकेलते हुए फौरन से अपने चारों तरफ एनर्जी का एक बैरियर बनाकर उन अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। और योंगफाई कह रहा होता है कि अगर इस लड़की ने अपनी सील अनलॉक ना की तो ये यहाँ पर हार जाएगी। और मैंगलियार की अपनी ही सिस्टर उससे कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज तो तुम्हें हम हरा कर ही जाएंगे। ये बात सुनते ही फिर मैंगलियार सीरियस हो जाती है और फौरन से अपनी लाइटनिंग एनर्जी का इस्तेमाल करती है। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो लाइटनिंग एनर्जी को चार्ज करती है और उस एनर्जी को उन लोगों की तरफ रिलीज करती है, तो वो एनर्जी वैंगलिन को छोड़कर बाकी पीछे मौजूद दूसरे लोगों की तरफ जाकर उन लोगों को हिट करने की कोशिश करती है, जिससे वो लोग पीछे हट जाते हैं। और ये बात वैंगलिन को बहुत ज्यादा बुरी लगती है कि उसकी जूनियर सिस्टर उस पर तरस खा रही है। और योंगफाई कहता है कि ये लड़की अपनी सीनियर सिस्टर पर हमला नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि इसका बचना बहुत मुश्किल है। इसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इसकी अपनी ही सिस्टर वो इसके साथ ऐसा कुछ करने वाली है, मगर क्योंकि अब ये यहाँ पर फंस गई है तो इसका अब यहाँ से निकलना मुमकिन नहीं। और ऊपर से हम देखते हैं कि नानगोंग वो दोबारा से अपनी मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए उस लड़की पर स्वॉर्ड्स की बौछार कर देती है, मगर मैंगलियार सारी की सारी स्वॉर्ड्स को बहुत ही आसानी से ब्लॉक करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। उन लोगों को लगा कि उन लोगों के अटैक इतने ज्यादा ताकतवर है कि उन लोगों ने मैंगलियार को जरूर हर्ट किया होगा, मगर मैंगलियार तो बहुत ही आसानी से अपने लोटस प्लेटफॉर्म के साथ बाहर आ जाती है और उस लोटस प्लेटफॉर्म के रिंग्स का इस्तेमाल करती है, तो वो रिंग्स मल्टीप्लाई होकर उन लोगों के ऊपर बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाते हैं। ये देखते ही वो दोनों भाई बहन यहाँ वहाँ भागते हुए अपनी जान बचाते हैं और फिर दोनों एक जगह मिलकर अपना एक बैरियर बना लेते हैं, जिससे वो उन अटैक्स को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। मगर मैंगलियार के अटैक इतने ताकतवर होते हैं कि वो उस बैरियर को आहिस्ता आहिस्ता तोड़ना शुरू कर देती है। जैसे ही वो उस बैरियर को तोड़ देती है तो वो अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मगर इतने में वो भाई बहन पीछे से आकर उस पर हमला करने के लिए जोरदार वार करते हैं, जिस पर मैंगलियार उन दोनों को अपनी एनर्जी शील्ड के जरिए रोकती है। और यहाँ पर वैंगलिन मौके का फायदा उठाते हुए अपनी ही जूनियर सिस्टर पर पीछे से आकर एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट करते ही उसे बुरी तरह से जख्मी कर देती है, जिस पर मैंगलियार को यकीन नहीं आ रहा था। वो अपनी सिस्टर से कहती है कि ऐसा क्यों किया, मगर वैंगलिन कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। और यहाँ पर नानगोंग वो फौरन से उन लोगों को बात करने का मौका नहीं देती और फौरन से अपनी मल्टी स्वॉर्ड टेक्निक दोबारा से यूज करती है। और दूसरी तरफ उसका वो ब्रदर दोबारा से अपना वो फैन उसकी तरफ थ्रो करता है, मगर हम लोग देखते हैं कि मैंगलियार फौरन से अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिसके जरिए वो उन अटैक्स को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर देती है और अपने जेड लोटस प्लेटफॉर्म के जरिए वहां से भाग रही होती है। और वो अपनी सिस्टर से कहती है कि मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगी, मगर नानगोंग कहती है कि सिस्टर तुम्हारे पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं। ये कहने के बाद वो ऊपर की तरफ देखती है तो ऊपर से हेवन डिस्ट्रॉइंग हैंड उसकी तरफ आ रहा होता है, जो कि सीधा आकर उससे टकरा जाता है और मैंगलियार अपने प्लेटफॉर्म के साथ सीधा नीचे जा गिरती है। इस अटैक की वजह से वो बहुत ही बुरी तरह जख्मी हुई थी। जब वो योंगफाई वहां पर देखती है तो उसे और भी ज्यादा बुरा लगता है और फिर नानगोंग उससे कहती है कि अब बताओ तुम अब तो सेटिस्फाइड हो ना। तो मैंगलियार कहती है कि अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो अभी के अभी मार दो, मैं अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि तुम लोग मेरी बेइज्जती करना डिजर्व नहीं करते। मगर योंगफाई कहता है कि ये लड़की काफी चालाक है, अभी भी ये लड़की कोई ना कोई तरकीब यूज कर रही है, मुझे नहीं लगता कि इसे इतनी आसानी से पकड़ा जा सकता, जरूर इसमें भी इसकी कोई ना कोई चाल है। वो वहां पर आसपास देखता है और सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और कहता है कि कहीं मैंने जल्दबाजी करके गलती तो नहीं कर दी। मगर गोंगजन वो उसके पास आता है और कहता है कि ब्रदर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो योंगफाई कहता है कि क्या ये लड़का इसे फिर से हर्ट करने वाला है, मगर फिर वो सिचुएशन को समझ जाता है और कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, अब मुझे बताओ कि तुम लोग इस लड़की का क्या करने वाले हो। हाँ ये अब हमारा मसला है, वैसे भी मैंने किसी से वादा कर रखा है कि मैं उसकी शादी इस लड़की से करवाने वाली हूँ। तो नानगोंग कहती है कि हाँ ये अब हमारा मसला है, मुझे इस लड़की के लिए एक अच्छा सा हस्बैंड ढूंढना है, वैसे भी मैंने किसी के साथ वादा कर रखा है कि
मैं उसकी शादी होली लैंड की एक खूबसूरत लड़की के साथ करवाऊंगी। तो योंगफाई कहता है कि आखिर तुम लोगों को इसकी शादी करवाने की जरूरत क्या है। ये बात सुनते ही नानगोंग उसकी तरफ आती है और कहती है कि क्या तुम्हें इस लड़की में इंटरेस्ट है। मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सिर्फ मेरे हो और इसलिए किसी और के बारे में तुम सोचना भी मत। ये कहने के बाद वो मैंगलियार की तरफ आती है और कहती है कि चलो मैं थोड़ा सा सोच के बताती हूँ। ये लड़की बहुत ही खूबसूरत है और ऊपर से ये राइटियस पाथ से बिलोंग करती है। जहाँ तक बात इसके राइटियस पाथ की है तो इसमें कोई भी इसके बराबर का है ही नहीं कि जिसके साथ इसकी शादी कराई जा सके। मगर मेरे पास एक ऑप्शन है, क्यों ना हम लोग उस छोटे से डेविल यानी हंटियन डाओ के साथ इसकी शादी करवा दें। ये बात सुनकर उस लड़की उसका नाम साइटो है, मगर गुंगजन कहता है कि सिस्टर वो लड़का इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं क्योंकि वो इसे ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। तो नानगोंग कहती है कि ये तो और भी अच्छा है क्योंकि वो लड़का कैरेक्टर का बहुत अच्छा है, वो इसके गुस्से को आराम से झेल लेगा। मगर गोंगजन कहता है कि चलो तो फिर क्यों ना मैं ट्राई करूं। ये कहने की देर थी कि यहाँ पर वांगजिन वो फौरन से अपनी स्वॉर्ड निकालने की कोशिश करती है, जिस पर गोंगजिन फौरन से अपना इरादा बदल लेता है और फिर अपना नाम लेने के बजाय किसी और का नाम लेता है और कहता है कि क्यों ना हम लोग जीशो पैलेस के उस शानजिंग के साथ इसकी शादी करवा दें। वैसे भी उसके सर पे ना कोई बाल है, ना ही वो कभी किसी चीज की टेंशन लेता है। मगर नानगोंग कहती है कि ब्रदर तुम तो एक नंबर के ढक्कन हो, क्योंकि दोनों का कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ वो शाओलिन टेम्पल का मॉन्क है और दूसरी तरफ ये लड़की जो कि एक धोखेबाज है। ये सुनकर उसका ब्रदर हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ये तो और भी अच्छी बात है, दोनों जब शादी करेंगे तो दोनों के लिए एक शर्मिंदगी वाली बात होगी और दोनों के सेक्ट का सर शर्म से झुक जाएगा। उन लोगों की बातें सुनकर योंगफाई कहता है कि ये लोग बिल्कुल एक नंबर के कमीने हैं। मगर नानगोंग वो फौरन से चेन्स बाहर निकालती है और मैंगलियार को चेन्स के साथ चारों तरफ से जकड़ लेती है और कहती है कि चलो अब ये फैसला तो हो गया है, दुल्हन हमें मिल गई है, चलो अब इसके दूल्हे को पकड़ते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में हमें इन लोगों की तो शादी भी करानी है। ये कहने के बाद वो लोग मैंगलियार को अपने साथ ले जा रहे होते हैं और साथ में जाते जाते योंगफाई और वांगलिन दोनों को थैंक्स कहते हैं और नानगोंग कहती है कि मेरे प्रिंस मैं तुमसे फ्यूचर में दोबारा जरूर मिलूंगी। मगर जाते जाते जैसे ही मैंगलियार वो पीछे मुड़ती है तो योंगफाई समझ जाता है कि इस लड़की के एक्सप्रेशंस कुछ अजीब से हैं। जरूर इस लड़की ने जानबूझकर अपने आप को पकड़वाया है, इसके पास कोई ना कोई बैकअप प्लान जरूर होगा। पर खैर ये बैटल ऑफ गुड एंड ईविल है, इसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। मुझे तो अब फेंगडू माउंटेन की तरफ जाना है। मुझे हमेशा से ऐसा फील होता है कि जैसे फेंगडू माउंटेन में कुछ ना कुछ अजीब है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।